आज अपने इस लेक्चर में जहाँ से हमने कंटिन्यू करना है, हम पढ़ रहे थे प्रोमिसेस। उस प्रोमिसेस पे हमने कुछ प्रोमिसेस रीड आउट कर लिए और हम जो प्रॉमिस रीड आउट कर रहे हैं अभी कंटिन्यू है, वो है फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी। फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी का मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल फॉर्म में बता दिए कि ये क्या होती है। स्मॉल पार्ट्स में फाइल को डिवाइड कर देना, उसको मल्टीपल प्लेस पर रख देना, फिर उसका फंक्शनैलिटी के हिसाब से उसका यूज़ कर लेना। एक ये हो गया। उसके बाद आपके पास फिर मुबीन आ गया है, मुझे रुकना पड़ा। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी जहाँ से आज हमने स्टार्ट करना, वहाँ से मैं आपको लास्ट बता रहा था कि इसमें जो हम पार्ट्स करके हम डिवाइड करके उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और मल्टीपल साइट पे रखते हैं। इसका एक नुकसान ये है कि अगर एक साइट डाउन होती है तो हमें वहाँ से डाटा नहीं मिल सकता। तो ये फाइल भी हिडन रखी जाती है, ट्रांसपेरेंसी इसकी रखी जाती है, प्रॉमिस किया जाता है। कौन करता है? DDBS, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। अच्छा, आज जो हमने स्टडी आउट करना है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपेरेंसी में बात यह है कि पहला क्वेश्चन ये राज होता है कि ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कौन करता है, जिम्मेदारी किसकी है ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करने की? ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका आंसर ये है कि जो डिफरेंट यूजर होते हैं उनका डिफरेंट व्यू होता है। डिफरेंट यूजर हैव अ डिफरेंट व्यूज। फॉर एग्जांपल, DDBS, अगर DDBS का कोई स्टूडेंट है या कोई अगर प्रोफेशनल है, प्रोफेशनलिस्ट कह दूं मैं, हम तो जानते हैं कि वो जो प्रोफेशनल है या जो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम का स्टूडेंट है या वो प्रोग्रामर है, वो तो इजीली इस बात को जानता है कि हमारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये जो मैंने आपको बात की, डिफरेंट यूजर हैव अ डिफरेंट व्यूज, उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल से बता रहा हूँ कि अगर एक DDBS का स्टूडेंट है या उसका प्रोफेशनलिस्ट है, तो हम उस वो तो जानता है कि सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या क्या इसमें से क्या यूज़ किया है, लेकिन यूज़र इस बात को नहीं जानता। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए डेवलपर, एज ए DDBS स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशनलिस्ट, कि हम एंड यूज़र के लिए ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करें, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड की जाए। ये हमारे पर जिम्मेदारी है। जो डिज़ाइनर है, स्टूडेंट DDBS का स्टूडेंट है या प्रोफेशनलिस्ट है, ये इसकी जिम्मेदारी है, यूज़र की जिम्मेदारी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पता लग गया ट्रांसपेरेंसी का। अब इसके साथ नंबर 1 पर जो पॉइंट है, आपको जैसे स्लाइड में शो भी कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी इज डिजायरेबल बट देयर इज अ कंप्रोमाइज बिटवीन द लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड डिफिकल्टी एंड कॉस्ट। जो नीचे पॉइंट आउट करूंगा उसका ही 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहली जो बात है वो है लैंग्वेज की। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ जहाँ मेथड आते हैं वो है 3 कंपोनेंट्स है जिसका हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपेरेंसी में रीड आउट करेंगे। वो है 3 कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट है लैंग्वेज या कंपाइलर। एज अ डिज़ाइनर, जो डेटाबेस जो है, डिफरेंट डेटाबेस अगर हम बनाना चाह रहे हो, सुनिएगा ज़रा गौर से, लैंग्वेज है, कंपाइलर। तो इस हिसाब से एक डेटाबेस यूज़र जो है वो डिफरेंट 2 डेटाबेसेस हैं या 2 से ज़्यादा डेटाबेसेस हैं, एक जैसी नहीं। जैसे डेटाबेसेस के मैंने आपको लास्ट में एग्जांपल दी थी, एक SQL और ओरेकल और समथिंग एल्स। जो भी डेटाबेसेस हैं अगर डिफरेंट है और हम चाहते हैं कि हम इसको एक बनाएं, यानी कि इस पर काम कर सकें और दोनों पर काम हो, तो वहाँ पर लैंग्वेज डिफरेंट होती है। तो एक मेथड डाटा मैनिपुलेट करने के लिए ट्रांसपेरेंसी ये कर सकते हैं। इसमें इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बल्कि 0% डिफरेंस है। 0% मैं डिफरेंट कहूँगा। कोई डिफरेंस भी वो इसमें जो डेटाबेस अगर डिफरेंट भी हो ना तो कोई मसला नहीं है। वो मसला मैं 0% कहता हूँ।
ना होने के बराबर। कि हम बस इतना हमने ख्याल रखना है कि हमने उस लैंग्वेज का बेस्ट ऑप्शन यूज करना है। कनेक्टिविटी के हिसाब से हमने बेस्ट ऑप्शन यूज करना है, ताकि एंड यूजर के पास जो डाटा मिलेगा उसको, वो इजीली उसके पास कन्वे कर दिया जाए। ये हम डिजाइनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर सेकंड ये लैंग्वेज और कंपाइलर की बात है, अवॉइड जो है कनेक्टिविटी डिटेल्स जो है उससे अवॉइड करना किससे, यहाँ पर जो स्लाइड में लिखा हुआ है वो अवॉइड करना किससे है, वो अवॉइड करना यूजर एंड से है। ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। हम सब इससे वाकिफ है, हमने ये आई थिंक सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम most important in transparency is operating system. That operating system is our most important transparency, क्योंकि आज के जो कंप्यूटर है बहुत कम्प्लेक्स हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो ये हमें आज का सिस्टम हमारे लिए बहुत सी डिफिकल्टी पैदा कर सकता था। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक प्लेटफॉर्म देता है हर एक को, जो कि एज ए ट्रांसपेरेंसी के तौर पर यूज हो रहा होता है। अब उसको माइंड में रखें हैं, वो वाला यूज पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है हम यूजर के लिए, जिसको इसकी समझ नहीं है। लेकिन जो कंप्यूटर साइंस के ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं उनको इस बात का नॉलेज है ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ कहाँ क्या वर्क कर रहा है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो सेकंड पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो यही किया कि कंप्यूटर की हार्ड जो कम्प्लेक्सिटी डिफिकल्ट्स होती हैं, जो वो इसको बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो जो इसकी वर्किंग करने के बाद, ताकि यूजर एंड की तरफ से इजीनेस फील हो जाए और ट्रांसपेरेंसी जो भी रखी गई है वो भी साथ साथ टैकल हो। अच्छा, इसमें ये है कि अगर मैं देखा जाओ नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी भी प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ट्रांसपेरेंसी भी प्रोवाइड करता है। अब उसमें ये बात है, उसमें ये है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है, उसमें नेटवर्क की तमाम टेक्नोलॉजीज जो हैं वो ओएस खुद इसको टैकल करता है बजाय यूजर करने के। मैंने आपको बताया है कि ये जो नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसकी टेक्नोलॉजी जितनी भी हैं वो खुद इसको डील करता है बजाय इसके कि यूजर करे। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज के लिए, हमारे लिए जो इसमें मौजूद जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है उसको यूज करता है, उसका जितने भी फंक्शन वो परफॉर्म करता है। और DDBMS अगर इस ऑपरेटिंग सिस्टम की टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहा है तो आज के डाटा हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है यूजर एंड के हिसाब से। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, आज का कंप्यूटर हमारे लिए बहुत कम्प्लेक्स है। इजी किसने किया? ऑपरेटिंग सिस्टम ने किया है। इसके जो फंक्शन परफॉर्म करके अपने अपनी जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको परफॉर्म करके यूजर एंड के लिए बहुत सी आसानियां पैदा कर दी हैं। एज ए नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी भी बेसिक ये वर्ड मैं कह रहा हूँ, और ये वर्ड इसलिए कह रहा हूँ, और यही वर्ड प्रोमिस में ये भी है कि वो यूजर एंड से हाइड रखा जाता है डाटा। तो DDBMS इस ऑपरेटिंग सिस्टम की टेक्नोलॉजीज को यूज करता है और डाटा को प्रेजेंट करता है मोर सिंपल फॉर्म में, ताकि एंड यूजर इसको आसानी से इस्तेमाल कर सके। ठीक है। ये कैन आल्सो प्रोवाइड नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी, however not all provide complete। ये जो मैंने अभी बात की ये सारा इसी से रिलेट है। थर्ड लेयर जो मैंने थर्ड कंपोनेंट की बात की, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपेरेंसी, वो है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जब हम इसमें इसमें एक चीज, ये कम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री का होता है। कम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री का मतलब ये है
इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, इसमें लैंग्वेज भी इन्वॉल्व होती है और इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी इन्वॉल्व होती है। अगर तीनों कॉम्बिनेशन से ये मिलकर ये थर्ड लेयर को डिस्क्राइब किया जाता है। Because the get combination of all three language and OS and DBMS. So end user or developer feel easiness according to this DBMS. ये आपको DBMS आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। इनका जो काम होता है वो अपने अपने काम करने के बाद हमें जो पिक्चर सामने नजर आती है यूजर एंड के हिसाब से वो बहुत आसान तरीन होती है हमारे काम के लिए। काम कर रहा कोई और होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इनसाइड भी देख रहे हैं, हम यूजर एंड से भी देख रहे हैं। बेसिकली सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस का है, तो हम इनसाइड पर ज्यादा जितनी भी वर्किंग होती है उसके बारे में नॉलेज रखनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है वो डिपेंड करती है ऑन कॉस्ट। नेक्स्ट स्लाइड में आई थिंक जाते हैं। लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी ये देखिएगा, लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी बेसिकली डिपेंड करती है कॉस्ट और उसकी एफर्ट पर, कॉस्ट और उसकी एफर्ट पर जो उस पर उस वक्त आई होती है। मतलब ये कि जो टेक्नोलॉजीज हम परफॉर्म करते हैं, जारी सी बात है जितनी जितनी आप हार्डवेयर फैसिलिटी देते जाओगे, और एग्जांपल्स में बात और सिंपल वे में बात कर देता हूँ कि अगर आप लैपटॉप में अपनी एडिशनल पार्ट्स ऐड करते जाओगे तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इसी तरह जैसे जैसे आप डीबीएमएस में इसकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से टेक्नोलॉजीज के हिसाब से एडिशन करते जाएंगे तो कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी और यूजर को और एफिशिएंट डाटा मिलता जाएगा, इससे भी बेहतर मिलता जाएगा क्योंकि कॉस्ट पर डिपेंड होता है और एफर्ट पर डिपेंड करता है। मतलब कहने का मकसद ये है। अब नेक्स्ट स्लाइड जो आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है वो है लेयर्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी की जो लेयर्स हैं वो किन किन प्रोसेस से गुजर कर आपको सामने शो होती है। सबसे पहली जो है वो है डाटा बाय यूजिंग, ये यूजर एंड से है डाटा। यूजर एंड के हिसाब से देखा जाए तो ये डाटा है, ये किन किन प्रोसेस से गुजर के आता है। सेकंड लेयर पे है डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस का मैंने आपको बता दिया है कि डाटा प्रोग्राम आर वर्किंग सेपरेटली। अगर डाटा में चेंज करते हैं तो प्रोग्राम में कोई चेंजेस ना आए, अगर प्रोग्राम में कोई चेंज आते हैं तो उससे डाटा में कोई चेंज ना आए, और ये हमें फिजिकल और लॉजिकल की ट्रांसपेरेंसी भी इंडिपेंडेंस देता है। अच्छा, थर्ड वन पर है नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी। नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी भी मैंने आपको इसकी डिटेल बताई कि नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी में क्या रूल्स और रेगुलेशन है जिसको हम फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक अपनी नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी को यूजर एंड से हाइड रखते हैं। उससे नेक्स्ट फोर्थ वन में जो आपके पास लेयर्स है वो लेयर्स है R/FT। इसका मतलब है रेप्लिकेशन R, और F का है फ्रेगमेंटेशन, और T मतलब ट्रांसपेरेंसी। और आपको ये बता दूं कि डाटा इंडिपेंडेंस डाटा प्रोग्राम पर कंसिस्ट करती है। नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी जो है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है जो अभी मैं लास्ट में आपको जिक्र कर चुका हूँ, और रेप्लिकेशन और फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी ये DBMS प्रोवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है। और लास्ट पर लैंग्वेज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत मैटर करती है। तो सबसे पहला प्रोसेस लेयर जो स्टार्ट होती है लैंग्वेज, उसमें रेप्लिकेशन और फ्रेगमेंटेशन चेक करते हैं, फिर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से चेक किया जाता है, डाटा इंडिपेंडेंस डाटा प्रोग्राम की इंडिपेंडेंस चेक की जाती है, फिर उसके बाद यूजर के हैंड ओवर करते हैं कि अब ये यूज कर सकता है। यह लेवल लेयर्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी का सारा कॉन्सेप्ट। लास्ट वन जो डाटा हम बात कर रहे हैं वो एंड यूजर है, जो ये सब का एडवांटेजेस लेता है। तो ऊपर मौजूद जितने भी मेंशन लेयर्स हैं उसका एडवांटेजेस कौन लेता है? यूजर लेता है, एंड यूजर। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आपके जो हमने पढ़ना है वो है रिलायबिलिटी इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। रिलायबिलिटी में जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है उसमें हमने जो डिस्कस करना है वो ये है
कि हम जो डिस्कस करेंगे, इश्यूज डिस्कस करेंगे जो कि हमें रिलायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को फेस करते हुए या उसको लेते हुए हम फेस करते हैं। ठीक है, हमने कुछ इश्यू को डिस्कस करना है जो आते हैं कहाँ से, रिलायबिलिटी इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम से। रिलायबिलिटी का वर्ड यहाँ पर यूज किया है, उसका मीनिंग है ट्रस्ट ऑन डाटा, ट्रस्ट ऑन सिस्टम, डाटा और सिस्टम। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मींस ट्रस्ट ऑन डाटा और सिस्टम। या आप डाटा पर ट्रस्ट करें, आप सिस्टम पर ट्रस्ट करते हैं, आप उसकी डिपेंडेंसी चेक करते हैं। अगर किसी हिसाब से अगर उसका फेलियर किसी चीज में होता है, सोचते भी हैं, तो हम फिर देखते हैं कि इसको हम इसकी कैपेसिटी को किस तरह टैकल कर सकते हैं, रिलायबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। हमने जो इसमें डिस्कस करना है, इश्यूज डिस्कस करने हैं जो कि रिलायबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आते हैं। हमने रिलायबिलिटी का जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, उसका मतलब ये है कि ट्रस्ट ऑन डाटा, ट्रस्ट ऑन सिस्टम एंड ट्रस्ट ऑन डिपेंडेंसी ऑफ इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। और अगर किसी किस्म का फेलियर आता है तो हमने उसकी कैपेसिटी चेक करनी है कि किस किस्म का फेलियर है और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, जो पहला इशू है एनालिसिस के हिसाब से, अगर मैं देखूं रिलायबिलिटी इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का एनालिसिस के हिसाब से देखूं, तो अगर फ्रॉम वन एंड, अगर एक तरफ से देखा जाए, ये पहला पॉइंट जो है, अगर एक नज़र से देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम जो है हमें रिलायबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन की रिलायबिलिटी को प्रोवाइड करता है। ट्रांजैक्शन बेसिकली अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्क। ट्रांजैक्शन जो है उसका अब यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को है नंबर्स ऑफ वर्किंग, सिंगल यूनिट्स ऑफ वर्किंग, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंस्टीट्यूट में फीस का सेक्शन है, उसकी लैदा से ट्रांजैक्शन है। अगर उसकी एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन है, उसकी लैदा ट्रांजैक्शन है। अगर अब मैं बात कर रहा हूँ एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अगर कोई और इंस्टीट्यूट है तो उनमें भी अगर कोई किसी किस्म का फाइल्स मैनेज हो रही हैं तो वहाँ पर भी जो ट्रांजैक्शन है वो हर डिपार्टमेंट के हिसाब से डिफरेंट होंगी। डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम इन्वायरमेंट में, जिसमें हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो, अगर हमारी सारी एक्टिविटीज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बजाय इसके कि वो रेप्लिकेशन और फ्रेगमेंटेशन हो, वो हमारी जो ट्रांजैक्शन है अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड पर डिपेंड करे, रिलायबिलिटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन, बजाय इसके कि हम उसको रेप्लिकेशन या उसको बोलें फ्रेगमेंटेशन, वो हम सिर्फ बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन। तो वहाँ पर अगर ये इसमें किसी किस्म का भी कोई केस आ जाता है या मल्टीपल साइट्स पर, क्योंकि हमें ये पता है कि ट्रांजैक्शन में बहुत सी मल्टीपल साइट्स इन्वॉल्व होती हैं, मल्टीपल साइट्स इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर मैं देखूं कि सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू कंसंट्रेशन जो है इसमें अवेलेबल नहीं होती आपके सिस्टम में, क्योंकि आपको ये मालूम है अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट से देख रहे हैं ट्रांजैक्शन, तो उसमें मल्टीपल साइट इन्वॉल्व होती हैं। और इसका मतलब ये है कि उसकी जो कंसंट्रेशन है सिंगल पॉइंट पर नहीं है आपके सिस्टम में। अगर नहीं है तो आपके सिस्टम में रिलायबिलिटी ज़रूर आती है। दोबारा रिपीट करता हूँ, रिलायबिलिटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन अगर है तो ये भी हमें पता है इस केस में, कोई भी केस में मल्टीपल साइट्स इन्वॉल्व होती हैं, तो ये तो मस्त तय है कि सिंगल पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन अवेलेबल नहीं होती है आपके सिस्टम में, क्योंकि मल्टीपल साइट इन्वॉल्व होती हैं, तो सिंगल पॉइंट तो ना हुआ ना। तो अगर सिंगल पॉइंट नहीं है तो यहाँ पर रिलायबिलिटी कम, करैक्टर जो है मस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक हो गया। और अगर अगर इसके बरक्स अगर मैं देखूं कि अगर हमारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, मतलब एक सिंगल पॉइंट पर है, अगर किसी किस्म का फेल होता है, किसी कहां से भी फेल होता है, तो एंटायर सिस्टम डाउन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड का फायदा ये है कि मल्टीपल साइट वर्क करिए, अगर एक साइड से डाटा नहीं मिलता तो दूसरी साइड से डाटा ले लेते हैं। लेकिन सेंट्रलाइजेशन जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तब अगर एक किस्म का फेलियर होता है
तो फेलियर आपके पूरे सिस्टम को डाउन कर देता है। सेंट्रलाइज अगर हो थ्रू मल्टीपल साइट्स, सिस्टम मस्ट बी मोर रिलायबल। मल्टीपल साइट जो है मस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मैं डिस्ट्रीब्यूटेड की बात की। उम्मीद है कि कंपैरिजन से आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन में इन दिस केस में हम रेप्लिकेशन अगर करते हैं, तो ये सेकंड पॉइंट में इशू जो कंकरेंसी है इशूज, इसको मैं अब कंटिन्यू करने लगा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान अगर इस किस्म का कोई केस है जिसमें हम रेप्लिकेशन कर रहे हो, अगर उसमें किसी किस्म के कंकरेंट एक्सेस हो जाए तो इसके साथ साथ कंकरेंसी के इश्यूज भी आते हैं जिसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांजैक्शन के मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। तब हम क्या कर सकते हैं ऑन रेप्लिकेशन पर, बिकॉज हम देखते हैं, अब रेप्लिकेशन और फ्रेगमेंटेशन का मैं कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दोबारा रिव्यू करने लगा हूँ, वो रिलायबिलिटी में ही है कि रेप्लिकेशन की अगर बात कर रहे हैं तो दो अगर साइट अगर वर्किंग कर रही हैं, अगर एक डाउन हो जाए तो जो तमाम ट्रांजैक्शन है वो दूसरी साइट पर चले जाएंगी। रश तो लग जाएगा लेकिन दूसरी साइट पर वर्किंग होने लग जाएगी, वो मैनेज किसी तरह से मैनेज करने लग जाएगा। तो जब ये सेकंड साइट दोबारा वर्किंग पर आ जाएगी, जब सेकंड साइट दोबारा वर्किंग पर आ जाएगी तो वो अपना डाटा को नॉर्मल पेज पर मैनेज कर लेंगे। ये है कंकरेंसी इश्यूज अगर आ जाता है, अगर एप्लीकेशन के तौर पर अगर कोई इश्यूज आ जाता है तो उसको एक तो मैंने बात की कि इशू आया कंकरेंसी के तौर पर, वहां पर हमने उसका प्रॉब्लम क्या है, ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स होती है और मल्टीपल रिकॉर्ड्स की ट्रांजैक्शन कहाँ होती है पहले। अच्छा, ये 3 पॉइंट जो हैं ये मैं आपको वन बाय वन दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने जो बातें की हैं शायद वो मिसप्लेस ना होगी हों। पहले मैं आपको बताया रिलायबिलिटी डिपेंड करती है किस पर, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन पर। अब ये एक सवाल है यहाँ पर, अगर किसी का है कि सर इसी पर क्यों करती है, तो मैंने उसकी रीजन आपको बताई। अगर मैं कोई और इसके केस पर एप्लीकेशन ले लेता, इसके केस पर फ्रेगमेंटेशन ले लेता, तो वहां पर सिंगल पॉइंट यूज होता था, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन में मल्टीपल साइट इन्वॉल्व होती है, तो इस वजह से रिलायबिलिटी मस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। एक पॉइंट जो क्लियर किया। सेकंड पर कंकरेंसी इशू अगर किसी किस्म का आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको मेंशन आउट किया जिसमें बताया आपको एनालिसिस के हिसाब से कि कंकरेंसी अगर आ गई है तो उस कंकरेंसी को किस तरह टैकल किया, उसमें ट्रांजैक्शन, क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड से हमें अगर एक साइड का कोई मसला होता है तो दूसरे साइड से हम डाटा ले लेते हैं। तो किसी किस्म का कंकरेंसी इशू अगर आ जाता है तो उसको कैसे टैकल किया जाता है, ये भी आपकी रिलायबिलिटी इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है। लेकिन इसमें एक लास्ट पॉइंट में अगर मैं जो आपको बात बताई है कि अगर किसी किस्म का फेलियर आ गया है रिकवरी में, क्योंकि मल्टीपल साइट्स इन्वॉल्व होती हैं, तो मल्टीपल साइट्स अपने काम को मैनेज कर लेती हैं, लेकिन अगर मैं रेप्लिकेशन के हिसाब से देखूं तो वहां पर भी रिलायबिलिटी आ सकती है, क्योंकि रिलायबिलिटी में दो साइट पर यानी कि एक डाटा मल्टीपल साइट पर शेयर होता है। तो जब मल्टीपल साइट पर शेयर होता है, एक तरफ अगर एक सिस्टम डाउन भी हो जाए तो हम दूसरे सिस्टम से डाटा ले लेंगे। फ्रेगमेंटेशन क्यों इन्वॉल्व नहीं कर रहा, उसकी वजह ये है क्योंकि उसमें एक फाइल के कितने ही पार्ट्स हो जाते हैं, तो अगर एक सिस्टम डाउन होता है तो उसका डाटा दूसरी जगह नहीं होता, इसलिए रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट रिलायबिलिटी में आया है। ये हो गया आपकी जो रिलायबिलिटी इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, जिसके 3 पॉइंट आपको बताए एनालिसिस के हिसाब से। पहला पॉइंट आपको बताया कि जो रिलायबिलिटी किस पर बेस करती है, दूसरा कंकरेंसी इशू के बारे में बताया, तीसरा इसमें अगर किसी किस्म की फेलियर आता है तो तब क्या हम इसको कैसे मैनेज करते हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट एंड इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक ही समझ लें कि परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट किस बेस पर करती है। जब हम डाटा लोकलाइजेशन की बात करते हैं, थ्रू डाटा लोकलाइजेशन की बात करते हैं, लोकल जो एक्सेस है वो बात कर रहा हूँ, लोकल एक्सेस, तो हमारी जो क्यूरी है हम उसको लोकल एक्सेस या तो हम लोकल डाटा लोकलाइजेशन के तौर पर परफॉर्म करते हैं, या तो हमारे पास डाटा आता है लोकलाइजेशन के तौर पर, या तो हमारे पास डाटा की क्यूरी आती है जो कि पैरेललिज्म के तौर पर काम करती है। परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, पैरेललिज्म कहते हैं परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट में ज़्यादातर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि 90% लोकली एक्सेस यूज़ की जाती है।
उसकी एग्जांपल मैंने बैंक अकाउंट की और इससे एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज हो जाती है। 10% ऐसा है कि हो सकता है कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए कि आप कहीं और से भी डाटा आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है ये आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि ईच साइट हैंडल्स अ पोर्शन ऑफ डाटा। हर साइट जो है अपने पोर्शन का डाटा यूज़ करते हैं, तो मल्टीपल साइट पर पड़ा होता है, लोकलाइजेशन होती है डाटा। तो कंटेंशन ऑफ सीपीयू और इनपुट आउटपुट इज रिलेटिव लेस हो जाती है, यानी कि इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट का जो मेंशन आउट का जो क्राइटेरिया वो बहुत कम हो जाता है। अगर हम रिमोट एक्सेस को डिले करते हैं या कम करते हैं तो कोई मैटर नहीं करता कि हमारा नेटवर्क फास्ट है, उसमें किसी किस्म का डिले आएगा या किसी किस्म का ऐसा केस आ जाएगा जो एक्सेप्टेबल ना हो। क्योंकि मैंने आपको यही बताया कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट ज़्यादातर डाटा लोकलाइजेशन पर ही होती है। सेकंड जो है इंटर क्यूरी एंड इंट्रा क्यूरी पैरेललिज्म। उसमें सबसे पहले क्या है, इंटर क्यूरी, और सेकंड वन है इंट्रा क्यूरी पैरेललिज्म। इंटर क्यूरी के बारे में पहले बता देता हूँ कि हमें पता है कि मल्टीपल क्यूरीज हैं और मल्टीपल साइट पर है। तो हमारे पास अगर सेम टाइम पर हम अगर एग्जीक्यूशन क्यूरी की करना चाहें तो हम कर सकते हैं। यह है एफिशिएंसी टू इनहांस। तो इससे क्या होगा, इससे आपके जो एफिशिएंसी है वो इनहांस हो जाएगी। दोबारा बताता हूँ, अगर मल्टीपल क्यूरीज मल्टीपल साइट पर हों और एक ही टाइम पर हम उसकी क्यूरीज की एग्जीक्यूशन को इस्तेमाल कर रहे हों, तो हम उसकी इंटर क्यूरी की जो एफिशिएंसी है उनको इंक्रीज कर रहे होते हैं। एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बैंक है, बैंकिंग सेक्टर का हेड ऑफिस है, वो ये चाहता है कि मुझे लाहौर सिटी के में बताइए कि ज़कात कलेक्शन कितनी हुई, और एक दूसरी एंड पर ये भी पूछता है कि इस्लामाबाद में मुझे बताइए कि आपके वहाँ पर डिग्री होल्डर में जितने भी वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर मास्टर लेवल या बैचलर लेवल के कौन से स्टूडेंट हैं। देखें, दो क्यूरीज हैं और डिफरेंट उनकी वर्किंग है। अगर यहाँ पर मैं सेंट्रलाइज यूज़ करता तो प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होनी थी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो इंटर क्यूरी का जो कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट से, यानी ये परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इन डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम की ही है। इसको डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम बोलूँ या डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलूँ, इस सेम। तो यहाँ पर डिफरेंट क्यूरीज हैं। तो मैंने जैसे बात की, अगर सेंट्रलाइज होता तो क्यूरी जो है 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होनी थी, लेकिन यहाँ पर जो सेम टाइप पर क्यूरी एक साथ एग्जीक्यूट होगी, ये डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस की खासियत है और ये इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। ये है इंटर क्यूरी का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यहीं से परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट से ही कंटिन्यू करूंगा, जिसमें आपको इंटर क्यूरी का दोबारा आपको रिव्यू दे दूंगा और इंट्रा क्यूरी पैरेललिज्म से आपको नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगा।